हम शुगर लेवल को दो तरीक़ों से देख रहे होते हैं। एक हम कहते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर और एक हम कहते हैं पोस्ट पैरेंडल या रैंडम ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर हम उसे कहते हैं कि जहाँ पर आपने पिछले 10 से 12 घंटों में कुछ खाया ना हो। उमूमी तौर पे ये हम नाश्ते से पहले मरीज़ को कहते हैं कि वो अपनी ब्लड शुगर लेवल्स को चेक करें। अगर किसी का फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल या निहार मुँह शुगर लेवल 100 से अंदर है तो उसको हम कहते हैं कि जी आपकी शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है, अगर वो 100 से कम रहती है। अगर किसी की ब्लड शुगर लेवल 100 से बढ़ रही है और वो 100 से लेकर 124 तक है तो फिर वो बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ कहलाता है। और अगर 124 से ज़्यादा किसी की फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स पाए जाते हैं शुगर चेक करने पे, इसका मतलब है उसको डायबिटीज़ का मर्ज़ लाक है। और अगर आपकी किसी मरीज़ की शुगर मुख्तलिफ़ औकात में 3 से 4 दफ़ा मुसलसल अगर किसी की फास्टिंग शुगर लेवल नॉर्मल रेंज से ज़्यादा आ रही है तो फिर ऐसे मरीज़ को हम एडवाइस करते हैं कि वो अपना एक डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसको हम HbA1c एक ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन लेवल्स कहते हैं वो करवा ले, जो कि पिछले 3 महीने की औसतन शुगर लेवल्स आपको बता देता है। तो उससे हमें कंफर्म हो जाता है कि जी उसकी शुगर लेवल पिछले 3 महीने की औसतन क्या है और क्या वाकई उसको डायबिटीज़ है या नहीं है। तो इसमें अक्सर ये चीज़ आती है कि अच्छा अगर किसी की फास्टिंग शुगर लेवल 100 से लेकर 124 तक जिसको हम प्री डायबिटीज़ कह रहे हैं, तो क्या यहाँ पर उस मरीज़ को दवा लेने की ज़रूरत है। उमूमी तौर पे जब प्री डायबिटीज़ वाला जो सिलसिला होता है जिसको बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ भी कहते हैं, यहाँ पर उमूमी तौर पे हम शुगर के मरीज़ों को अगर हमें लगता है कि पेशेंट को प्री डायबिटिक है तो उसको हम कोई दवा तशख़ीस नहीं करते, बल्कि यहाँ पर हम उसको एडवाइस करते हैं कि वो जो है एक्सरसाइज करे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करे, परहेज़ करे, अपनी रूटीन लाइफ को बेहतर करे, तो उसी से बहुत हद तक शुगर कंट्रोल में हो जाती है। ख़ास तौर पे उन लोगों में जिनका वज़न अगर ज़्यादा होता है, अगर वो अपने वज़न को कंट्रोल कर लेते हैं तो उससे भी उनकी शुगर लेवल्स काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। दूसरी चीज़ जो सवाल पूछा जाता है कि जी रैंडम शुगर कितनी होनी चाहिए। रैंडम हम कहते हैं कि एटलीस्ट खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद बेस्ट है कि आप 2 घंटे बाद शुगर लेवल्स को अपने चेक करें। जो नॉर्मल शुगर लेवल होती है खाने के 2 घंटे बाद वो 140 तक होनी चाहिए। अगर किसी की 140 से ज़्यादा है 200 तक, तो अगेन उसको हम प्री डायबिटिक कह रहे होते हैं या बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ कह रहे होते हैं। और अगर किसी की रैंडम शुगर 200 से ज़्यादा आ जाए तो वो फिर बहुत चांसेस हैं कि जो उसको शुगर का मर्ज़ मुकम्मल तौर पर लाक हो चुका है। और अगेन उसकी डायग्नोसिस कंफर्मेशन के लिए हम जो 3 महीने वाला औसतन डायबिटीज़ का टेस्ट होता है जिसको हम HbA1c कहते हैं वो करवाते हैं, जिससे कंफर्म हो जाता है कि मरीज़ को शुगर का मर्ज़ है। इसकी भी मैनेजमेंट वही है कि ये डिपेंड करता है कि आपकी शुगर कितनी बढ़ी हुई है, किस वक्त बढ़ती है, उसके लिहाज से आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा, सजेस्ट करेगा कि आपने उसको किस तरह से लेके चलना है। बाज़ औक़ात अगर शुगर आपकी बॉर्डर लाइन पर है, बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई नहीं रहती है, तो उसमें हम पहले से फ़ौरन ही मेडिसिन को स्टार्ट नहीं करते। आप जो मेडिसिन को स्टार्ट लेते हैं जब शुगर आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कंट्रोल ना हो रही हो। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में मरीज़ को सजेस्ट करते हैं कि जी आपने रोज़ाना वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है अगर आप कर सकें। अगर कोई मरीज़ किसी की एज ज़्यादा है तो ऐसा नहीं है कि वो पहले दिन से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एक्सरसाइज या वॉक करे। बेस्ट है कि जब आराम से वॉक शुरू करें, 10-15 मिनट से वॉक शुरू करें और हर 10-15 दिन में आप 5-5 मिनट बढ़ाते चले जाएँ। वॉक में भी कोई ब्रिस्क वॉक या तेज़ वॉक करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से चलें, बाहर पार्क में नहीं जा सकती है तो घर में आराम से चलें, सिंपल वॉक करें और उसको फिर दौरानी को आहिस्ता बढ़ाते चले जाएँ। कोशिश करें कि एटलीस्ट हफ़्ते में 5 दिन आप 30 मिनट रोज़ाना के हिसाब से आपने वॉक करनी है। और ये फ्रॉम डे 1 करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यंग हैं, मिडल एज में हैं तो फिर तो आप डे 1 से भी इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन आपकी एज ज़्यादा है, कोई कार्डिक इशू है, तो इट्स गुड कि स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने रूटीन को बढ़ाते चले जाएँ। शुगर जो डायबिटीज़ है वो अलग अलग नहीं होती यूरिन शुगर की। होता ये है कि जब हमारी ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ने लगता है, खून में शुगर की मिकदार बढ़ने लगती है और एक पर्टिकुलर तनासब से ज़्यादा हो जाती है, इसको अमूमन थ्रेशोल्ड वैल्यू कहते हैं, जो कि अमूमन 180 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर होती है। अगर किसी की ब्लड में ब्लड शुगर लेवल 180 से ज़्यादा आ रही है तो फिर हमारे गुर्दे उस एक्सेस शुगर को कुदरती तौर पर जिस्म से बाहर निकालने लगते हैं, तो वो यूरिन में आने लगती है। तो अक्सर मरीज़ ये कहते हैं डॉक्टर हमारी शुगर जो है यूरिन वाली या खून वाली है, तो ये अलग-अलग नहीं होती। लेकिन अगर किसी की शुगर कंट्रोल में ना रहती हो, ज़्यादा रहती हो, 180-200 से ज़्यादा रहती है, तो फिर ऐसे मरीज़ों की शुगर जो है वो पेशाब में भी आने लगेगी। और ये कुदरती अमल है जिससे हमारा गुर्दे हमारे कुदरती तौर पे एक्सेस शुगर को बाहर निकालने लगते हैं। लेकिन ये चीज़ आगे जाके ख़तरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि अगर मुसलसल आपकी शुगर बढ़ी रहेगी
उसको आप मैनेज नहीं करेंगे तो गुर्दे भी एक लिमिट तक उसको बाहर निकालेंगे और एक्सेस शुगर तो खून में जमा रहेगी, घूमती रहेगी, वो आपके जिस्म के मुख्तलिफ टारगेट ऑर्गन्स को, आपके सेल्स को, औज़ा को परेशान करेगी, उनको नुकसान पहुंचाएगी। तो यहाँ बहुत ज़रूरी है कि शुगर को कंट्रोल करें। जैसे ही आपकी शुगर लेवल्स बेहतर होने लगते हैं तो आपके यूरिन में जो है ग्लूकोज आना बंद हो जाता है, शुगर आना बंद हो जाती है। और जब आपके यूरिन में किसी की ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा, यूरिन में उसके अगर शुगर आएगी तो उसको बाकायदा एक स्मेल सी फील होती है पेशाब में। कहते हैं डॉक्टर साहब जब हम पेशाब करते हैं तो बड़ी अजीब सी स्मेल सी उसमें आ रही होती है। और बाज़ औक़ात तो ये भी दिखाया था कि कहते हैं कि डॉक्टर साहब वहाँ पे फिर जो है वो चूंटियाँ जमा हो जाती हैं जहाँ पे हम यूरिन पास करते हैं, तो उसकी भी अगेन वजह यही होती है कि उसमें शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें होती हैं। तो वंस आपका शुगर लेवल कंट्रोल हो गया, 180 से नीचे आ जाता है, लेवल्स में रहता है, तो फिर यूरिन में शुगर नहीं आती है। इसमें देखें हर मरीज़ मुख्तलिफ होता है, हर एक की नीड मुख्तलिफ होती है। इसमें डिपेंड करता है कि आपकी शुगर लेवल्स कितनी है। अगर किसी की शुगर लेवल बॉर्डर लाइन पर है, यानी कि 140 हम कहते हैं रैंडम नॉर्मल है और 200 से ज़्यादा है तो हम कहते हैं वो डायबिटिक, उसके दरमियान में है जिसको हम प्री डायबिटिक या बॉर्डर लाइन होती है, तो उसमें उमूमी तौर पे हम किसी दवा को शुरू नहीं करवाते। या किसी की अभी शुगर बहुत अर्ली स्टेज में है, 200 से थोड़ी सी कभी ज़्यादा चली जाती है, कभी नीचे रहती है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर यही होता है कि हम ऐसे मरीज़ों को कहते हैं कि जी आपने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में अपने वज़न को कम करना, अगर आपका वज़न ज़्यादा है उसको कम करें। दूसरी चीज़ जो हम कहते हैं कि जी आपने खाने पीने का रूटीन सेट करना है, जंक फूड से अवॉइड करना है, हेल्दी ऑर्गेनिक डाइट लेनी है, टाइमली खाना है, पाबंदी के साथ फिक्स रूटीन के साथ खाएं, ओवर ईटिंग ना करें, ज़्यादा पेट भर के ना खाएं, थोड़ी सी भूख रख के खाएं और सब्ज़ियों पे और इन चीज़ों पे ज़्यादा जाएं। इसमें बड़ा अहम होता है कि मरीज़ समझते हैं कि शायद अब शुगर हो गई तो हम कुछ भी खा नहीं सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शुगर का मरीज़ भी हर चीज़ खा सकता है, लेकिन एतदाल के साथ। जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है कि आप पूरे दिन में कैलोरीज़ कितनी ले रहे हैं। आपने अपनी थोड़ी सी कैलोरीज़ को कंट्रोल करना होता है और ऐसी चीज़ें जिनमें मिठास की मिकदार ज़्यादा होती है, मिठास की शरह ज़्यादा होती है, उनको कंट्रोल करना होता है, उनको कम खाना होता है। तो अगर आप एतदाल के साथ अपना एक डाइट प्लान बना के चलते हैं तो आप हर चीज़ खा सकते हैं और उससे आपकी शुगर फिर भी कंट्रोल में रहेगी। तो अपना डाइट प्लान एडजस्ट करना अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ बड़ा अहम होता है। तो अब प्रॉपर डाइट प्लान हो, प्रॉपर मील हो, हेल्दी ईटिंग हो, तो ये बड़ा हेल्प करता है आपकी शुगर कंट्रोल करने में और वज़न को कंट्रोल करने में। जिसके बाद जो अगली चीज़ होती है वो होती है इसके साथ डाइट प्लान के साथ आपने एक्सरसाइज या वॉक करनी है। ठीक है, अगर आप कोई एक्सरसाइज या वॉक नहीं करते तो बेस्ट थिंग है कि आप वॉक से शुरू करें। और वॉक भी आप बिल्कुल सिंपल वॉक करें, कोई ज़रूरी नहीं कि आप तेज़ चलें या पर्टिकुलरली भागें, इस तरह की नहीं। स्टार्ट आप लें सिंपल वॉक के साथ, 10 से 15 मिनट से वॉक शुरू करें। हर 10 दिन के बाद आप 5-5 मिनट बढ़ाते चले जाएं और उसको आप 35 से 40 मिनट तक के दौरानी तक लेकर आएँ और नॉर्मल वॉक करें। तो उससे भी आपकी काफ़ी कैलोरीज़ बर्न होती हैं और वॉक करने से आपके जिस्म में कुदरती ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं जो आपके मूड एलिवेशन करवाते हैं और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाते हैं। उसके बाद फिर अगर आपका स्टेमिना लगता है तो आप वॉक ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, एक्सरसाइज साथ में ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली चीज़ों को लेके चलें। एक और बड़ा इसमें अहम ये होता है कि मरीज़ कहते हैं कि जी वॉक हम किस टाइम करें। लेकिन द बेस्ट टाइम टू वॉक इज़ बिफोर मील। खाने से पहले आपने वॉक करनी, खाने के बाद आपने वॉक नहीं करनी। अक्सर लोग कहते हैं जी खाना खाने के बाद हम वॉक करेंगे, खाना हज़म हो जाता है, जो कि काफ़ी हद तक मिस कॉन्सेप्ट है। कि खाने के बाद जब हम खाना खाते हैं तो हमारे जो बॉडी है वो कोशिश करती है कि जो हमने खाना खाया है मैदे में उसको हज़म करवाए। उसके लिए खून की जितनी भी रवानी है वो मैदे की तरफ ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर जब आप वॉक करेंगे खाने के बाद तो आपके मसल्स को खून की ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो जो खून की रवानी है वो पट्ठों की तरफ चली जाएगी बजाय ऐसे कि वो मैदे की तरफ जाए, जिससे मैदे को काम करने में दुश्वारी पैदा होगी और मैदा आपका कमज़ोर हो सकता है। तो इसीलिए खाने के बाद वॉक ना की जाए। अगर आपने खाने के बाद करनी भी तो कम से कम 2 घंटे का वक्फा ज़रूरी है। खाने से पहले वॉक करें, चाहे वो सुबह के टाइम हो चाहे शाम के टाइम हो, दैट इज़ द बेस्ट टाइम कि वो आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें। और फिर जब आप खाना भी खाएं, वॉक करने के कम से कम आधे घंटे के बाद आप खाना खाएं और पेट भर के आपने खाना नहीं खाना, थोड़ी भूख रख के खाना है। सब्जियों का इस्तेमाल करें, दूध पिएँ, अंडा खाएँ, गोश्त खाएँ। अगर आपको कोई हार्ट का इशू नहीं है तो आप गोश्त में भी तमाम बड़े का गोश्त भी ले सकते हैं। और इवन हार्ट का भी इशू होता है तो उसमें भी बड़े का गोश्त बिल्कुल ही मना नहीं होता। हाँ, एतदाल के साथ होता है कि आप कितनी मिकदार में खा रहे हैं, कितनी मर्तबा वो चीज़ खा रहे हैं, वो ज़्यादा अहम होती है। तो इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना होता है। एक प्रॉपर डाइट प्लान हो, एक्सरसाइज हो,
तो बहुत हद तक आपकी शुगर लेवल उससे कंट्रोल में आ जाती हैं और आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम उस वक्त फिर दवाइयों की तरफ जाते हैं जब इन चीज़ों से किसी की शुगर कंट्रोल में ना आ रही हो और वो कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसके बावजूद उसकी शुगर लेवल बढ़ रही हो और शुगर लेवल बढ़ने से उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मुतासर हो रही हो, उसकी रोज़मर्रा के काम, उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासर हो रही हो, तो वहाँ पे फिर दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसकी शुगर लेवल्स बेहतर हों, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो और वो शुगर की होने वाली पेचीदगियों से पेशेंट जो है वो बच सके।